हमारे चैप्टर का नाम है मोशन। तो इस नाम की मीनिंग को समझते हैं कि मोशन होता क्या है। तो शिनचैन एक दिन कार के अंदर बैठ के कहीं पे जा रहा था। तो जब वो शिनचैन कार के बाहर देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो चल रहा है, यानी वो मोशन के अंदर होता है। एंड जब वो कार के अंदर देखता है तब उसे ऐसा लगता है कि वो रेस्ट के अंदर है, यानी वो मूव नहीं कर रहा, जैसा हमारे साथ नॉर्मली होता है जब हम किसी भी कार या ट्रेन या बस के अंदर ट्रैवल करते हैं। तो हम जब बाहर देखते हैं तो हमें लगता है कि हम मोशन के अंदर हैं, पर जब अंदर देखते हैं तो हमें लगता है कि सारे बैठे हुए एंड हम रेस्ट के अंदर हैं। हमारा शिनचैन हो गया कंफ्यूज, उसकी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो हम पहले शिनचैन को बताते हैं मोशन की डेफिनेशन कि आखिरकार मोशन होता क्या है। चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट इज नोन एज मोशन। यानी कि जब एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, तब हम उसे कहते हैं कि वो चीज़ मोशन के अंदर है। जब शिनचैन बाहर देखता है तो वो जाने अनजाने में रेफरेंस पॉइंट किसी बाहर की चीज़ को ले लेता है, यानी कि बाहर की किसी चीज़ या ऑब्जेक्ट से अपनी पोजीशन को वो कंपेयर करता है। मान लो कि ये है वो रेफरेंस पॉइंट एंड यह है शिनचैन की कार। शिनचैन की कार चल रही है, यानी कि उसकी पोजीशन चेंज होती जा रही है। तो ये चीज़ है रेफरेंस पॉइंट एंड ये रेस्ट के अंदर है, पर इसकी कार की पोजीशन चेंज हो रही है। तो अब हम कहेंगे कि ये कार मोशन के अंदर है, क्योंकि ये कार अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। एंड अब हम दूसरा वाला केस लेते हैं, जब शिनचैन कार के अंदर देखता है पर उसे लगता है कि कार मोशन के अंदर नहीं है। तो ये है रेफरेंस पॉइंट कि कोई भी चीज़ जिसे वो कार के अंदर देख रहा है वो ये चीज़ है। एंड ये क्या है, कार, शिनचैन की कार। तो ये रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे एंड ये कार भी यहाँ पे ही है। तो हमारी कार की पोजीशन इस केस के अंदर चेंज नहीं हो रही, क्योंकि जो ये रेफरेंस पॉइंट है ये कार के अंदर ही तो है। जैसे जैसे कार चलेगी वैसे वैसे ये रेफरेंस पॉइंट चलेगा। तो अगर हम रेफरेंस पॉइंट एंड कार की पोजीशन को कंपेयर करेंगे तब हम देखेंगे कि कार की पोजीशन चेंज हो ही नहीं रही। तो इस केस के अंदर शिनचैन की कार क्या है, रेस्ट के अंदर है, क्योंकि उस कार की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट चेंज हो ही नहीं रही। तो ये सारा फंडा है रेफरेंस पॉइंट का। अब तुम बैठे हो, मैं भी बैठा हुआ हूँ, यानी कि तुम रेस्ट के अंदर हो। पर अगर मैं कहूँ कि हम सारे मोशन के अंदर है तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो अगर हम स्पेस को रेफरेंस पॉइंट लें, यानी स्पेस से अपनी पोजीशन को कंपेयर करें, तो क्या होगा कि हमारी पोजीशन तो चेंज हो रही है, क्योंकि अर्थ घूमती रहती है। तो उस केस के अंदर हम सारे मोशन के अंदर आ जाएंगे। एंड अगर तुम अपनी पोजीशन को किसी दीवार से कंपेयर करो तो वो दीवार रेस्ट के अंदर है एंड हम भी रेस्ट के अंदर है, तो तुम उस वक्त रेस्ट के अंदर होगे। तो ये सारा फंडा होता है रेफरेंस पॉइंट का कि हम किस चीज़ की रेफरेंस से हम ये बता रहे हैं कि कोई चीज़ मोशन के अंदर है या रेस्ट के अंदर है। अब हम हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। तो स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि कोई कार है एंड वो कार 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो यहाँ पे मैं तुम्हें कार की स्पीड बता रहा हूँ कि वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही है। तो ये 20 किलोमीटर पर आवर क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो स्पीड का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। एंड अगर मैं तुम्हें कहूँ कि कार 20 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ की तरफ चल रही है, तो यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन को भी ऐड कर दिया। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होती है, उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो 20 किलोमीटर पर आवर क्या थी, स्पीड, पर 20 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ को हम कहते हैं वेलोसिटी। तो कहीं पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया हुआ है तो वो स्केलर क्वांटिटी है, एंड कहीं पे मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी दी हुई है तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, पर वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होती है। तो इन दोनों में तुम कंफ्यूज भी हो सकते हो। तो मैं तुम्हें छोटी सी ट्रिक बताता हूँ इन्हें याद रखने के लिए। जब भी कोई स्केलर का नाम ले तो हमारे दिमाग में स्केल आना चाहिए, जो स्केल हम रेगुलरली यूज़ करते हैं। तो उस स्केल के अंदर क्या होता है, लेंथ दी हुई होती है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड है।
तो स्केलर क्वांटिटीज़ के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है एंड स्केल के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो स्केलर क्वांटिटीज़ को तुम स्केल से रिलेट कर लो एंड जो बाकी बच गई वो होगी वेक्टर क्वांटिटीज़। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होती है। जैसे मैंने अभी तुम्हें एग्जांपल दिया वेलोसिटी का, अगर हम स्पीड के साथ डायरेक्शन को ऐड कर दें तो वो वेलोसिटी बन जाती है। हम कुछ स्केलर क्वांटिटीज़ के एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि टाइम, डिस्टेंस, मास, वॉल्यूम। तो अगर मैं कहूँ कि 12 बज गए, 4 बज गए, 6 बज गए, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन थोड़ी है। ऐसे थोड़ी कहूँगा कि 4 बज गए नॉर्थ में, ये तो गलत है ना। तो टाइम का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो वो स्केलर क्वांटिटी है। एंड मास, अगर मैं कहूँ तुम्हारा मास 40 किलो का है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। तो ये कुछ स्केलर क्वांटिटीज़ के एग्जाम्पल हो गए। अब वेक्टर की तरफ चलते हैं। तो वेक्टर के एग्जाम्पल हो गए फोर्स, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। जब हम किसी भी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो किसी डायरेक्शन के अंदर होती है ना। अगर मैं किसी डोर को खोल रहा हूँ तो मैं उसे धक्का दूंगा ना, यानी उस वक्त मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो वो उसकी कुछ डायरेक्शन होगी। आगे धक्का दे रहा हूँ तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, पीछे धक्का दे रहा हूँ तो बैकवर्ड डायरेक्शन। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि उसके मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होती है। तो ये होगी स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। तो अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मान लो कि शिनचैन यहाँ से चल रहा है, ये पॉइंट है, तो वो इनिशियली यहाँ से शुरू कर रहा है चलना। तो ये इनिशियल पोजीशन है शिनचैन की। तो वो शिनचैन ऐसे चला, पॉइंट बी तक गया एंड पॉइंट सी की तरफ चला गया। तो ये पॉइंट सी है, वो क्या है, फाइनल पोजीशन है। तो शिनचैन ने इतना पाथ ट्रैवल करा, ये टोटल पाथ है ए बी प्लस बी सी। तो इसे हम कहते हैं डिस्टेंस ट्रैवल बाय शिनचैन। तो मान लो कि ए बी है 3 मीटर एंड बी सी है 4 मीटर। तो शिनचैन ने टोटल पाथ कितना ट्रैवल करा या टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा, ए बी प्लस बी सी, जो कि है 7 मीटर। तो हम डिस्टेंस को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द टोटल पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस ट्रैवल बाय दैट ऑब्जेक्ट। यानी कि जितना एक ऑब्जेक्ट ने टोटल पाथ ट्रैवल करा उतना ही उसने डिस्टेंस ट्रैवल करा। जैसे कि शिनचैन ने इतना पाथ ट्रैवल करा तो इसने उतना डिस्टेंस ट्रैवल करा। एंड अगर मैं पूछूं कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, तो वो होगा ए को अगर मैं सी से जोड़ दूं तो वो शॉर्टेस्ट पाथ आ जाएगा इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में। तो इसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो हम इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये था डिस्टेंस एंड ये था डिस्प्लेसमेंट। तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया AC। तो जो ये डिस्टेंस होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे कि मैंने कहा A से B तक का 3 मीटर है एंड B से C तक का 4 मीटर है, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 3 + 4 जो कि 7। तो इसके अंदर मैं कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं कर सकता क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इसके अंदर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, इसी वजह से डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है। एंड जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि जब भी डिस्प्लेसमेंट होता है तो वो किसी डायरेक्शन के अंदर होता है। जैसे कि तुम इस एग्जाम्पल के अंदर देख सकते हो, ये इस डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेस हुआ है, तो इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है एंड इसका कुछ मैग्नीट्यूड है। तो डिस्प्लेसमेंट होगी एक वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस होता है एक स्केलर क्वांटिटी। तो हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा शिनचैन घर पे था एंड उसकी मॉम ने कुछ चीज़ लाने के लिए उसे दुकान पर भेज दिया। तो वो दुकान यहाँ पे, तो शिनचैन यहाँ से यहाँ तक गया एंड वापस घर पे आ गया। एंड मान लो कि ये दुकान उसके घर से 100 मीटर की दूरी पर है। तो शिनचैन की इनिशियल पोजीशन क्या थी, उसका घर, एंड फाइनल पोजीशन भी उसका घर ही तो है क्योंकि जहाँ से उसने शुरू करा था वो घर था एंड ख़त्म करा वो घर ही था। तो डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। यानी कि शिनचैन ने टोटल पाथ कितना कवर करा वो डिस्टेंस है। पहले उसने 100 मीटर चला, फिर वापस 100 मीटर चला, तो डिस्टेंस हो गया 100 + 100 जो कि 200। तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा, 200 मीटर। पर उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं, उसने जहाँ पर चालू करा था उसने वहीं पे ख़त्म कर दिया, यानी कि वो कहीं पे डिस्प्लेस तो हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0।
ये होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का अंतर। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन से। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन के अंदर होता है। सपोज करो कि ये सिंचन यहाँ पे खड़ा है एंड वो 1 सेकंड तक चला एंड वो इस पॉइंट तक चला गया। तो सिंचन ने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करा, तो मान लो कि ये डिस्टेंस है 5 मीटर एंड सिंचन फिर से 1 सेकंड तक चला एंड फिर से 5 मीटर कवर करा एंड फिर से 1 सेकंड चला एंड फिर से 5 मीटर कवर करा। तो यहाँ पे ये देखो टाइम इंटरवल 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, ये सारे इक्वल है एंड जो ये डिस्टेंस उसने ट्रैवल करा है वो भी इक्वल है, 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर। तो यहाँ पे सिंचन ने इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करा है। एंड हमारी यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या कहती है? व्हेन अ ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। तो तुम यहाँ पे देखो हमारा सिंचन इक्वल डिस्टेंस यानी कि 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड के अंदर कवर कर रहा है। तो हमारे सिंचन का यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन है। एंड अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है। जैसे मान लो कि सिंचन 1 सेकंड के लिए चल रहा है एंड उसने 5 मीटर कवर करा, वो फिर से 1 सेकंड चला एंड इस बार उसने 7 मीटर कवर करा एंड जब सिंचन फिर से 1 सेकंड चला तब उसने 6 मीटर डिस्टेंस कवर करा। तो यहाँ पे तुम देखो कि टाइम इंटरवल इक्वल है 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, पर जो डिस्टेंस सिंचन ट्रैवल कर रहा है वो है 5 मीटर 7 मीटर 6 मीटर। तो यहाँ पे डिस्टेंस तो अनइक्वल है पर टाइम इंटरवल इक्वल है। तो यहाँ पर सिंचन है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर एक ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है एंड वहीं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर एक ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल करता है। तो ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है स्पीड। तो हम कई जगहों पे स्पीड को लिखे हुए देखते हैं, जैसे 40 किलोमीटर पर आवर 50 किलोमीटर पर आवर 60 किलोमीटर पर आवर। तो एक्चुअल में ये है क्या, ये जानेंगे हम। तो स्पीड होती है डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम। यानी कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उसने एक यूनिट टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा उसे हम कहेंगे उसकी स्पीड। तो अब ये यूनिट टाइम क्या होता है? यूनिट टाइम हो गया 1 आवर 1 सेकेंड 1 मिनट। यूनिट का मतलब होता है एक्चुअल में 1। तो कोई भी ऑब्जेक्ट 1 घंटे में या 1 मिनट में या 1 सेकेंड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसे हम उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कहते हैं। तो मान लो कि एक ऑब्जेक्ट की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। जब वो ऑब्जेक्ट 1 आवर तक चलेगा तो वो 50 किलोमीटर कवर कर लेगा। स्पीड का एक फॉर्मूला भी होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है एंड वो ऑब्जेक्ट 1 सेकंड तक चला एंड उसने 2 मीटर कवर करा। तो इस फॉर्मूला से हम उसकी स्पीड निकाल के देखते हैं। तो इस फॉर्मूला के अंदर हम पहले डिस्टेंस की वैल्यू रखते हैं। तो उस ऑब्जेक्ट ने 2 मीटर कवर करा तो उसने 2 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करा। तो डिस्टेंस की जगह 2 मीटर एंड उसने टाइम लिया 1 सेकंड, तो टाइम की जगह 1 सेकंड। तो ये आ जाएगा 2 मीटर स्लैश एस। इस स्लैश का ये मतलब है कि जो ये एस है यानी सेकंड वो 2 मीटर से डिवाइड हो रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या आई? 2 मीटर पर सेकंड। और हम 2 मीटर पर सेकंड को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मीटर सेकंड की पावर -1। इसका ये सेम मीनिंग है। जिसकी पावर -1 होती है उसका ये मतलब होता है कि वो उस क्वांटिटी के साथ डिवाइड हो रहा है। तो अब एक कार चल रही है, उस कार की स्पीड निकाल के देखते हैं। तो मान लो कि वो कार चली 2 घंटे तक एंड उसने 100 किलोमीटर कवर करा। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है 100 किलोमीटर एंड टाइम क्या है 2 आवर। तो 2 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 50। तो यह आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। तो इस कार की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। तो 50 किलोमीटर पर आवर का यही मतलब है कि उस कार ने 1 घंटे के अंदर 50 किलोमीटर कवर करा।
तो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि पहले शुरू में जो रोड थी वो थोड़ी गड्ढे वाली थी, उसके अंदर बहुत सारे गड्ढे थे एंड बीच में जो है ट्रैफिक भी था, तो हो सकता है कि कार ने उस 1 घंटे के अंदर 40 किलोमीटर ही कवर करे हो। एंड जब वो अगले 1 घंटे चली तो उसे रोड बहुत ही स्मूथ मिली, तो उस वक्त उसने 60 किलोमीटर कवर कर लिए होंगे। तो यहाँ पे तुम देखो कि हमारी स्पीड निकली 50 किलोमीटर पर आवर, पर एक्चुअल में वो कार 50 किलोमीटर 1 घंटे के अंदर चली ही नहीं। पहले 1 घंटे के अंदर 40 किलोमीटर चली, दूसरे 1 घंटे के अंदर 60 किलोमीटर चली। तो यहाँ पे तुम देखो कि ये कार नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है, क्योंकि ये इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है तो उस वक्त हम उस ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो ये 50 किलोमीटर पर आवर क्या है, कार की एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला भी होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, यानी कि उस ऑब्जेक्ट ने कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करा उसे हम डिवाइड कर देंगे उस ऑब्जेक्ट ने कितना टाइम लिया उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो यहाँ से हमें एवरेज स्पीड मिल जाती है। अब हम स्पीड की यूनिट निकाल के देखते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर एंड टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो स्पीड की यूनिट हो जाएगी मीटर अपॉन सेकंड, इसे हम मीटर पर सेकंड भी कहते हैं। एंड जो स्पीड की एसआई यूनिट होती है यानी स्टैंडर्ड यूनिट, वो भी मीटर पर सेकंड ही है। स्पीड की और भी यूनिट्स होती है जैसे किलोमीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर सेकंड एंड और भी होती है। तो तुम हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना कि जब भी तुम स्पीड लिखो तो उसके आगे यूनिट लगानी मत भूलना। एंड ये स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर यानी ऐसी क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू। जैसे कि 15 किलोमीटर पर आवर, 16 किलोमीटर पर आवर, ये न्यूमेरिक वैल्यू है। तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके अंदर हम कोई भी डायरेक्शन मेंशन नहीं करते। तो भाई क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट कवर 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो 16 मीटर पहले कवर करता है एंड उन 16 मीटर को कवर करने के लिए वो 4 सेकेंड लेता है एंड वो फिर से 16 मीटर कवर करता है एंड दूसरी बार वो 16 मीटर 2 सेकेंड के अंदर कवर कर लेता है। तो हमें बतानी है इसकी एवरेज स्पीड। हमारे पास एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो इस ऑब्जेक्ट ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा, 16 + 16 जो कि होता है 32। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू 32 एंड टोटल टाइम टेकन होगा 4 सेकेंड + 2 सेकेंड जो कि होता है 6 सेकेंड। तो टोटल टाइम टेकन 6 सेकेंड हो गया। तो स्पीड हो जाएगी 32 डिवाइडेड बाई 6 मीटर पर सेकेंड। इसे कैलकुलेट करने पे हमें मिलेगा 5.33 मीटर पर सेकेंड। ये तो होगी स्पीड। अब हम हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है वेलोसिटी। तो अगर हम स्पीड के साथ डायरेक्शन को ऐड कर दें तो उसे हम कहेंगे वेलोसिटी। तो जैसे स्पीड का एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैसे ही वेलोसिटी का भी एक फॉर्मूला होता है जो कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पे तुम ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंड तुम्हें पता है कि डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अगर नहीं पता तो मैं आगे तुम्हें बता दूंगा। जैसे एवरेज स्पीड होती है वैसे एवरेज वेलोसिटी भी होती है। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। एंड इसका एक और फॉर्मूला होता है जो कि होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। अगर किसी ऑब्जेक्ट की तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी पता है तो तुम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो इस फॉर्मूले का यूज़ करके। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होती है। तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी थी पर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसे हमें स्पीड एंड वेलोसिटी के बीच का डिफरेंस पता चलेगा। तो मान लो उषा एक 90 मीटर लॉन्ग स्विमिंग पूल के अंदर स्विमिंग करती है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है 90 मीटर। एंड ये स्विमिंग पूल का एक एंड है एंड दूसरा ये एंड है। उषा क्या करती है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाती है एंड फिर से इस पॉइंट से यहाँ पर आ जाती है एंड ये सारा चक्कर काटने में उसे 1 मिनट लग गया। तो अब हमें बताना है कि उषा की स्पीड क्या थी एंड उसकी वेलोसिटी क्या थी। तो स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड
डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। तो उषा ने यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा है, 90 मीटर प्लस 90 मीटर जो कि होता है 180 मीटर। एंड उसने टाइम कितना लिया, 1 मिनट। 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। तो स्पीड आ जाएगी 180 बाई 60 सेकेंड जो कि आएगी 3 मीटर पर सेकेंड। एंड अब हम वेलोसिटी निकाल के देखते हैं। तो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि उषा की जो इनिशियल पोजीशन थी एंड जो फाइनल पोजीशन है उसके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे तुम देखो कि उषा की इनिशियल पोजीशन कहाँ पे थी, इस पॉइंट पे। एंड फाइनल यानी चक्कर वक्कर मारने के बाद उसकी फाइनल पोजीशन भी यहीं पे ही है। तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 0/60 जो कि होता है 0। तो उषा की वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है पर उसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है। तो ये चक्कर था स्पीड एंड वेलोसिटी का। तो हम शुरू करते हैं एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से कि एक्सेलरेशन होता क्या है। तो मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है वो 1 सेकंड तक चला एंड उसने 1 सेकंड के अंदर 3 मीटर कवर करा। वो फिर से 1 सेकंड तक चला एंड इस बार उसने 4 मीटर कवर करा। एंड वो फिर से 1 सेकंड तक चला एंड इस बार उसने 5 मीटर कवर करा। तो यहाँ पे तुम देखो कि ये ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है। अगर हम इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालें ए पॉइंट एंड बी पॉइंट के बीच में, तो ए एंड बी के बीच का डिस्टेंस क्या है, 3 मीटर। एंड टाइम टेकन क्या है, 1 सेकेंड। तो वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 3 मीटर एंड टाइम है 1 सेकेंड। तो ये वेलोसिटी क्या होगी, 3 मीटर पर सेकेंड। एंड बी एंड सी पॉइंट के बीच की वेलोसिटी क्या होगी, 4 मीटर डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड जो कि होगी 4 मीटर पर सेकेंड। एंड सी एंड डी पॉइंट के बीच की वेलोसिटी निकालें तो वो क्या आएगी, 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे तुम देखो कि वेलोसिटी के अंदर कुछ चेंज आ रहा है। जो वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज आया उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक्सेलरेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी होती है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। फाइनल वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इनिशियल वेलोसिटी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं एंड टाइम को t से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्सेलरेशन यानी कि a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो ये हमें मिल गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब हम एक्सेलरेशन की यूनिट निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी यानी वेलोसिटी की यूनिट यहाँ पे रख देते हैं जो कि होती है मीटर पर सेकंड। एंड टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकंड। तो मैं मीटर पर सेकंड को कैसे लिख सकता हूँ, मीटर डिवाइडेड बाई सेकंड एंड ये मल्टीप्लाई में ये नीचे वाला सेकंड है। तो सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा मीटर डिवाइडेड बाई सेकंड का स्क्वायर जिसे हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहते हैं। तो इसे हम मीटर स्लैश सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं एंड मीटर सेकंड की स्क्वायर -2 भी लिख सकते हैं। तो एक्सेलरेशन की यूनिट हमें मिल गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट यानी स्टैंडर्ड यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होती है। एंड एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं। जब भी एक चीज़ एक्सेलरेट होती है तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेट होती है। तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मान लो कि कोई कार चल रही थी, तो कार इस डायरेक्शन के अंदर चल रही थी एंड जो उसके अंदर ड्राइवर था उसने कार को एक्सेलरेट करा, तो उसने कार को इसी डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेट करा। तो इस केस के अंदर जो कार की स्पीड है या वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। एंड हम एक और केस लेते हैं। उस केस के अंदर जो कार का ड्राइवर है वो ब्रेक मारता है। अब कार इस डायरेक्शन के अंदर चल रही है पर जब वो ब्रेक लगाएगा तो उस कार के ऊपर कुछ एक्सेलरेशन लगेगा एंड वो एक्सेलरेशन कुछ इस डायरेक्शन के अंदर होगा। इस डायरेक्शन के अंदर होगा तभी तो कार रुकेगी। कार की वेलोसिटी इस डायरेक्शन के अंदर है एंड एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन के अंदर है। तो यहाँ पे इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो इस केस के अंदर कार की वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी,
पर ऊपर वाले केस के अंदर कार की वेलोसिटी इंक्रीज होगी। यानी एक्सेलरेशन से दोनों चीज़ें होती है, वेलोसिटी इंक्रीज भी होती है एंड वेलोसिटी डिक्रीज भी होती है। तो कभी कभी बच्चे ये सोच लेते हैं कि एक्सेलरेशन से हमेशा वेलोसिटी इंक्रीज ही होती है, पर एक्सेलरेशन से वेलोसिटी डिक्रीज भी होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों होता है। पहले वाले केस के अंदर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है क्योंकि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम ही है, एंड दूसरे वाले केस के अंदर एक्सेलरेशन नेगेटिव है क्योंकि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये हो गया एक्सेलरेशन। अब हम एक्सेलरेशन के टाइप्स देखते हैं कि एक्सेलरेशन कितने टाइप्स का होता है। तो एक्सेलरेशन दो टाइप्स का होता है। पहला होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं बॉल का। तो मान लो कि मैंने ये बॉल पकड़ रखी है, यानी ये बॉल रेस्ट के अंदर है। तो जब कोई चीज़ रेस्ट के अंदर होती है तो उसकी वेलोसिटी होती है 0। तो इस पॉइंट के ऊपर इस बॉल की वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड, एंड 1 सेकेंड चलने के बाद इस बॉल की वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकेंड, एंड फिर से 1 सेकेंड चलने के बाद इस बॉल की वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकेंड, एंड जब ये बॉल फिर से 1 सेकेंड तक चली तो इसकी वेलोसिटी होगी 30 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे वेलोसिटी के अंदर कुछ चेंज आ रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है, यानी ये बॉल एक्सेलरेट हो रही है। तो अगर हम चेंज इन वेलोसिटी निकालें इन सभी पॉइंट्स के बीच में तो वो क्या आएगी वो देखते हैं। तो इन दो पॉइंट के बीच में चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी 10 मीटर पर सेकंड माइनस 0, जो ये 10 मीटर पर सेकंड। तो इन दो पॉइंट के बीच में चेंज इन वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, एंड इन दो पॉइंट के बीच में चेंज इन वेलोसिटी होगी 20 माइनस 10, जो ये 10 मीटर पर सेकंड। एंड सेम इन दोनों पॉइंट के बीच में वेलोसिटी चेंज कितना है 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे तुम देखो कि चेंज इन वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एन यूनिफॉर्म मैनर इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है तो उस वक्त वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस कर रहा है, यानी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो यूनिफॉर्म है। ये हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की तरफ चलते हैं। तो मान लो कोई कार रेस्ट से चल रही है, तो जब भी कोई चीज़ रेस्ट से चलती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है 0 मीटर पर सेकंड। तो इस कार की वेलोसिटी यहाँ पे 0 मीटर पर सेकंड है, एंड उस कार की वेलोसिटी 1 सेकंड के बाद में 5 मीटर पर सेकंड होगी, एंड फिर से 1 सेकंड के बाद में 7 मीटर पर सेकंड होगी, एंड अगले 1 सेकंड के अंदर उस कार की वेलोसिटी होगी 8 मीटर पर सेकंड। तो अगर हम चेंज इन वेलोसिटी निकालें इन दो पॉइंट के बीच में तो वो होगी 5 माइनस 0, जो कि है 5 मीटर पर सेकंड, एंड इन दो पॉइंट के बीच में चेंज इन वेलोसिटी होगा फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी 7 माइनस 5, जो कि आएगा 2 मीटर पर सेकंड, एंड इन दो पॉइंट के बीच में अगर चेंज इन वेलोसिटी निकालें तो वो आएगा 8 माइनस 7, जो कि है 1 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे तुम देखो कि चेंज इन वेलोसिटी इक्वल नहीं है। पहले कार की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हुई, फिर 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हुई, एंड बाद में 1 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हुई। तो ये केस है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैनर इज टर्म्ड एज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, यानी चेंज होती है, तो उस वक्त उस बॉडी के ऊपर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन काम कर रहा है। एंड जब किसी बॉडी की वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है तो उस वक्त उस बॉडी के ऊपर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लग रहा है। तो ये होगी थ्योरी। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स कैसे करना है। न्यूमेरिकल करते हुए तुम्हें एक दो चीज़ पता होनी चाहिए, जैसे कि अगर लिखा हुआ है अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी बॉडी रेस्ट से शुरू हो रही है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड होगी। एंड अगर कहीं पे लिखा हुआ है अ बॉडी स्टॉप्स आफ्टर मोशन, यानी बॉडी चली एंड रुक गई, यानी फाइनली वो रुक गई, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी 0। एंड तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन राहुल पेडल्स हिज बाइसाइकिल
and attains a velocity of 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे पहली लाइन क्या कही हुई है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, यानी कि वो रेस्ट से शुरू हो रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0 एंड फाइनली उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 6 मीटर पर सेकेंड। तो हमें इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी मिली एंड क्वेश्चन के अंदर टाइम भी दिया हुआ है जो कि है 30 सेकेंड। तो राहुल ने 0 से 6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी अटेन की 30 सेकेंड के अंदर। तो हमें बताना है उसका एक्सेलरेशन। तो हमें पता है एक्सेलरेशन यानी a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। v है फाइनल वेलोसिटी जो कि है 30 मीटर पर सेकेंड, u है इनिशियल वेलोसिटी जो कि है 0 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम उसने लिया 30 सेकेंड। तो इसे कैलकुलेट करने पे हमें मिलेगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें एक्सेलरेशन मिल गया 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस वीडियो के अंदर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे, यानी हम मोशन को ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे। पहले हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखेंगे, बाद में वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे एंड लास्ट में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो जब भी हम कोई ग्राफ बनाते हैं तो उसके अंदर दो एक्सिस होते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस एंड एक होता है वाई एक्सिस। तो साइंस के अंदर हम एक्स एक्सिस के ऊपर जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसे लेते हैं। इंडिपेंडेंट यानी जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, जैसे कि टाइम किसी के ऊपर डिपेंड थोड़ी करता है, वो तो चलता जाता है। तो टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है एंड वाई एक्सिस पे ऐसी क्वांटिटीज़ लेते हैं जो डिपेंडेंट हो। तो जब भी हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे तो एक्स एक्सिस के ऊपर हम टाइम को लेंगे एंड डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे लेंगे। तो जब एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन के अंदर चलता है तो वो इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो जब भी हम यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाएंगे तो वो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये ग्राफ ही शो करता है कि टाइम एंड डिस्टेंस दोनों डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमेशा ग्राफ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन। तो हम इस ग्राफ से इस ऑब्जेक्ट की स्पीड निकाल सकते हैं। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन के अंदर होता है तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड उस ग्राफ की स्लोप के बराबर होती है, यानी ये है स्लोप। तो अब इस स्लोप को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मान लो कि इस लाइन के ऊपर तुम कोई भी दो पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है एंड इस ए पॉइंट को ज्वाइन कर दो एक्स एक्सिस के ऊपर एंड बी को भी ज्वाइन कर दो एक्स एक्सिस से एंड ए को ज्वाइन कर दो वाई एक्सिस से एंड बी को भी ज्वाइन कर दो वाई एक्सिस से। तो मान लो कि ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के ऊपर t2 है एंड मान लो कि बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के ऊपर t1 है एंड हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं s से। तो मान लो कि ए का कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस के ऊपर s2 है एंड बी का कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस के ऊपर t1 है। तो स्लोप होती है s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1, यानी इस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या आएगी s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। तो ये हमें मिल गया स्पीड का फॉर्मूला, इसे हम आगे यूज़ करेंगे। तो ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। तो हमें पता है जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर होता है, यानी वो ऑब्जेक्ट कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा। तो जब भी हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाएंगे तो वो कोई भी शेप ले सकता है। एंड मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट के अंदर है, तो जब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट के अंदर होता है यानी कि उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। तो मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है 40 मीटर दूर, मान लो कि यहाँ पर 40 मीटर है और नीचे है टाइम। तो टाइम तो चलता जाएगा 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड, पर इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होगी, यानी कि ऐसे ग्राफ सीधा स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो अब देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा। तो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर हम एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम लेंगे एंड वाई एक्सिस के ऊपर वेलोसिटी लेंगे। तो पहले हम ग्राफ बनाएंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एक यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज या डिक्रीज होती है। तो जब भी कोई चीज़ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होगी तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है।
यानी जो चेंज इन वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। हम इन ग्राफ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस होगा एरिया अंडर द ग्राफ। जैसे इस ग्राफ के अंदर कोई भी तुम पॉइंट ले लो, मान लो ये पॉइंट बी है, तो ऑब्जेक्ट जब बी पॉइंट तक आया तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, वो एरिया अंडर द ग्राफ होगा। यानी इस लाइन के नीचे वाला एरिया डिस्टेंस होगा। तो अगर हम इस बी पॉइंट को एक्स एक्सिस से जोड़ दें एंड मान लो कि बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के ऊपर सी था, तो हमें एक ट्राइंगल मिल गया ओ सी डी। एंड ये ओ सी डी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि जो ये बी सी है ये इस वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया एंड हम राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। तो डिस्टेंस हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस ट्राइंगल का बेस क्या है ओ सी एंड हाइट क्या है बी सी, तो डिस्टेंस हो जाएगा हाफ इंटू ओ सी इंटू बी सी। तो ऐसे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ग्राफ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब एक और केस लेते हैं जिसके अंदर ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर है, यानी वेलोसिटी चेंज उसके अंदर यूनिफॉर्म नहीं है, वेलोसिटी कैसे भी चेंज हो रही है। तो जब भी हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाएंगे तो वो कुछ ऐसी शेप के अंदर आ जाएगा, यानी वो स्ट्रेट लाइन ना होके कोई भी शेप ले सकता है। एंड जब एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, यानी उसकी वेलोसिटी के अंदर कुछ चेंज नहीं आ रहा, एंड हमें पता है एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, तो यहाँ पे वेलोसिटी के अंदर चेंज नहीं आ रहा, यानी यहाँ पे जीरो एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे टाइम है एंड यहाँ पे वेलोसिटी। तो मान लो कि उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड एंड 1 सेकंड के बाद भी उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है एंड 2 सेकंड के बाद भी उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है। इसीलिए तो वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर है, यानी उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। तो टाइम बढ़ता जाएगा एंड वेलोसिटी उतनी रहेगी, तो उसका ग्राफ कुछ स्ट्रेट लाइन आएगा ऐसे। इस ग्राफ से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस होता है एरिया अंडर द ग्राफ। तो मान लो तुम्हें ए एंड बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है कि उस ऑब्जेक्ट ने ए एंड बी पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा। तो ए को हम एक्स एक्सिस जोड़ देते हैं एंड बी को भी एक्स एक्सिस से जोड़ देते हैं। मान लो कि जहाँ पर ए एक्स एक्सिस से जुड़ा है वो पॉइंट सी है एंड बी जहाँ पर एक्स एक्सिस से जुड़ा है वो पॉइंट डी है। तो हमें पता है कि डिस्टेंस होता है एरिया अंडर द ग्राफ, यानी कि ए बी के नीचे वाला जितना भी एरिया है वो डिस्टेंस है। तो हमें ये साफ साफ दिख रहा है कि ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो हमें पता है रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, एंड इस रेक्टेंगल की लेंथ है डी सी एंड ब्रेथ है ए डी। तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा डी सी इंटू ए डी। तो ऐसे हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा। तो ये होगी थ्योरी। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हमें ये ग्राफ दिया हुआ है एंड इस ग्राफ से हमें निकालना है स्पीड। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो यहाँ पे ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है। तो हमें निकालनी है स्पीड, एंड स्पीड स्लोप ऑफ द ग्राफ होती है एंड स्लोप होती है s2 माइनस s1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। यानी कि x एक्सिस से हम दो कोऑर्डिनेट्स लेते हैं एंड y एक्सिस से भी दो कोऑर्डिनेट लेते हैं। तो मान लो कि हमने इन दो कोऑर्डिनेट्स को ले लिया, ये है a एंड ये b। अगर हम a को x एक्सिस से ज्वाइन करें तो a का कोऑर्डिनेट x एक्सिस के ऊपर 6 सेकंड है एंड b का कोऑर्डिनेट x एक्सिस के ऊपर 4 सेकंड है। एंड ऐसे ही हम y एक्सिस के ऊपर a एंड b को ज्वाइन करें तो हमें मिलेगा 12 मीटर एंड 8 मीटर। तो हम स्लोप निकाल सकते हैं s2 माइनस s1 यानी 12 माइनस 8 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। t2 है 6 एंड t1 है 4। इसे कैलकुलेट करने पे हमें मिलेगा 4/2 यानी कि 2 मीटर पर सेकंड। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये ग्राफ दिया हुआ है एंड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज एक्सेलरेटेड मोशन, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। एंड दूसरा क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज दैट ऑब्जेक्ट इज इन कांस्टेंट वेलोसिटी। एंड तीसरा पार्ट है कैलकुलेट द डिस्टेंस व्हेन टाइम इज 4 सेकंड। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो जो ये ग्राफ है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है एंड हमें पहले क्वेश्चन के अंदर ये बताना है कि कौन से पार्ट के अंदर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है। तो हमें पता है एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। तो इस ग्राफ के अंदर हम देख सकते हैं इस पॉइंट एंड इस पॉइंट के बीच में हमें चेंज इन वेलोसिटी देखने को मिल रहा है,
यानी वेलोसिटी के अंदर कुछ चेंज आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इस पार्ट एंड इस पार्ट के बीच में ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है, यानी कि ओ ए एंड बी से पॉइंट के बीच में ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है। तो अब हमें बताना है कि ऑब्जेक्ट किस रेट से एक्सेलरेट हो रहा है, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा एक्सेलरेशन। तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो चेंज इन टाइम क्या होता है, t2 माइनस t1। तो अगर हम o एंड a पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की क्या होगी, 4 मीटर पर सेकेंड एंड इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। तो v माइनस यू क्या आ जाएगा, 4 माइनस 0। तो चेंज इन टाइम क्या होता है, t2 माइनस t1। यहाँ पर t2 है 4 सेकेंड एंड t1 है 0 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 4 सेकेंड, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड अब हम दूसरे पॉइंट्स की तरफ चलते हैं, जो कि ये बी एंड सी। तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी एंड टाइम t2 माइनस t1। तो ऑब्जेक्ट पहले बी पॉइंट पर था, फिर सी पॉइंट पर चला गया, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 मीटर पर सेकेंड एंड इनिशियल वेलोसिटी बी पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू क्या होगा, 0 माइनस 4 एंड चेंज इन टाइम यानी t2 माइनस t1। सी पॉइंट पर टाइम क्या है, 14 सेकेंड एंड बी पॉइंट पर टाइम क्या है, 10 सेकेंड। यानी t2 माइनस t1 क्या होगा, 14 माइनस 10 जो कि है 4। तो ये हमें मिलेगा -4 डिवाइडेड बाई 4, यानी -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, यानी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो ये हमने कैलकुलेट कर दिया एक्सेलरेशन। अब दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तो दूसरे पार्ट में हमें बताना है कि ऑब्जेक्ट कब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था, यानी उस वक्त उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही थी। इस ग्राफ के अंदर हम देख सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया तब उसकी वेलोसिटी के अंदर कुछ भी चेंज नहीं आया, यानी ए एंड बी पॉइंट के बीच में ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था। अब लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस। जब टाइम था 4 सेकेंड, तो इस ग्राफ के अंदर हम देख सकते हैं कि 4 सेकेंड यहाँ पर है, एंड अगर हम इसे ए से जोड़ दें तो ये हमें एक ट्राइंगल मिल जाएगा। एंड डिस्टेंस होता है एरिया अंडर द ग्राफ, एंड सिंपली हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है एंड हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। तो तुम्हें इस एरिया को कैलकुलेट करना है एंड नीचे कमेंट कर देना है। तो वीडियो के अंदर हम जो मोशन की इक्वेशंस है उन्हें ग्राफ से डराइव करेंगे। इन इक्वेशंस को डराइव करने के लिए हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाएंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है, जैसे कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, यानी ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। तो अब तुम कहोगे कि ये ग्राफ हमने यहाँ से क्यों शुरू करा, हम इस ग्राफ को नीचे से भी तो शुरू कर सकते थे। तो अगर हम इस ग्राफ को ओ पॉइंट से शुरू करते हैं तो इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती, एंड अगर हम डेरिवेशन के अंदर इनिशियल वेलोसिटी को 0 ले लेंगे तो हमारी इक्वेशंस सही से हमें मिलेगी नहीं। जैसे कि हम पहली इक्वेशन को डराइव करेंगे वो होगी v इज इक्वल टू यू प्लस 80। यहाँ पर u है इनिशियल वेलोसिटी, तो अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को 0 ले लें तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, v इज इक्वल टू 0 प्लस 80, यानी v इज इक्वल टू 80। तो अगर हम ग्राफ को o से शुरू करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी v इज इक्वल टू 80, पर एक्चुअल में इक्वेशन क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। इसलिए मैंने इस ग्राफ को यहाँ से शुरू करा है। अगर मैं ग्राफ नीचे से शुरू कर देता तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती, पर हमें इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं चाहिए। तो ये है पॉइंट ए जहाँ से ग्राफ शुरू हुआ है, एंड ये पॉइंट बी है। अगर इस पॉइंट बी को हम एक्स एक्सिस जोड़ें तो एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है, टाइम, तो बी का कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के ऊपर हम टी मान लेते हैं। एंड अगर बी को वाई एक्सिस से जोड़ें तो हमें मिलेगी वेलोसिटी, या इसे हम फाइनल वेलोसिटी कह सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u थी एंड बी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v थी, एंड हम इस ए पॉइंट को इस लाइन से जोड़ देते हैं एंड इस पॉइंट को नाम दे देते हैं डी पॉइंट। एंड जहाँ पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v है उसे हम नाम दे देते हैं सी पॉइंट, एंड जहाँ पर टाइम t है उसे हम कह देते हैं e। ये हमने कर दिया नामकरण। अब इक्वेशन को डेराइव करते हैं।
तो ये बी डी एंड डी से मिलकर बनी हुई है, तो हम बी को लिख सकते हैं बी डी प्लस डी ई। एंड हम इस बी डी को कैसे लिख सकते हैं, बी ई माइनस डी ई। एंड जो ये बी है वो वी के इक्वल है, ये कह दो या ये कह दो, एक ही बात है। तो हम बी को रिप्लेस कर देते हैं वी से एंड डी को रिप्लेस कर देते हैं यू से, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यू है एंड इतना ही तो डी है। तो हमें मिल जाएगा बी डी इज इक्वल टू वी माइनस यू। ये हमने इक्वेशन फर्स्ट बना ली। एंड हम एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। एंड एक्सेलरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पर तुम देखो कि बी डी है, क्योंकि पहले उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी डी ई, डी यानी यू इनिशियल वेलोसिटी, बाद में वेलोसिटी इंक्रीज होके यू होगी, यानी वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज आया, बी डी चेंज आया, तो चेंज इन वेलोसिटी हो गया बी डी। टाइम लिया उसने टी, तो फर्स्ट इक्वेशन से हमें बी डी की क्या वैल्यू मिल रही है, वी माइनस यू। तो अगर हम इस इक्वेशन के अंदर बी डी की वैल्यू वी माइनस यू रखें तो हमें मिलेगा ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। एंड अगर मैं इस टी को इस साइड भेज दूँ तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। एंड अगर मैं इस वी को इधर ही रखूँ एंड यू को इस साइड भेज दूँ, यू इस साइड नेगेटिव है, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी। एंड अगर हम इसे रीअरेंज करें तो ये हो जाएगी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये हमें मिल गई मोशन की पहली इक्वेशन, जो कि है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन एंड t है टाइम। अब हम हमारी सेकंड इक्वेशन को डेराइव करते हैं। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे वाला एरिया क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो ए बी के नीचे जितना भी एरिया है वो है डिस्टेंस। हम इस पूरे एरिया को दो टुकड़ों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, ऊपर वाला ट्राइंगल हो गया एंड नीचे वाला रेक्टेंगल हो गया। एंड इन दोनों का एरिया हम सेपरेटली निकाल के इसे ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास एरिया आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ए प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ओ ई डी। तो एक ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एंड रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो बी डी ए ट्राइंगल के अंदर बेस क्या है ए डी एंड हाइट है बी डी एंड ए ओ ई डी के अंदर लेंथ है ओ ई एंड ब्रेथ है ए ओ। तुम इस ग्राफ के अंदर देखो ए डी एंड ओ ई इक्वल है एंड ओ एंड ई पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है टी, तो हम ओ ई की जगह टी लिख सकते हैं ना। एंड ये बी डी ए सी के इक्वल है, तो हम बी डी की जगह ए सी लिख सकते हैं। एंड हम ए ओ को कैसे लिख सकते हैं, ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस क्या है, यू है, तो ए ओ हो गया यू। तो ये हमें मिल जाएगा हाफ इंटू टी इंटू ए सी प्लस टी इंटू यू। तो अब बच गया ए सी। ए सी को हम कैसे लिख सकते हैं वो देखते हैं। तो हम इस पूरी ओ सी लाइन के अंदर से अगर ए ओ को माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आएगा, ए सी आ जाएगा, यानी ए सी इज इक्वल टू ये पूरी लाइन यानी ओ सी माइनस ए ओ। एंड ओ सी क्या है वी एंड ओ ए क्या है यू, तो ए सी आ जाएगा वी माइनस यू। तो इस इक्वेशन के अंदर हम ए सी की वैल्यू v माइनस यू रख देते हैं, तो ये आ जाएगी डिस्टेंस इज इक्वल टू, एंड डिस्टेंस हम s से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू हाफ इंटू टी वी माइनस यू प्लस यू टी। तो अगर तुम्हें पिछली इक्वेशन याद है तो वो थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो अगर मैं इस u को इस साइड भेज दूँ तो v माइनस यू क्या हो जाएगा ए टी। एंड अगर मैं v माइनस यू की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर रख दूं तो s इज इक्वल टू हाफ इंटू टी ए टी प्लस यू टी। तो अगर इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो s इज इक्वल टू हाफ इंटू टी को अगर हम ए टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो t इंटू टी क्या हो जाएगा t का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू ए टी स्क्वायर प्लस यू टी। तो इसे हम रीअरेंज करें तो ये आएगी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। इस इक्वेशन के अंदर s है डिस्टेंस, u है इनिशियल वेलोसिटी, t है टाइम एंड a है एक्सेलरेशन। अब हम हमारी थर्ड इक्वेशन को डेराइव करते हैं। तो इसके अंदर भी हम सेम ग्राफ के नीचे वाला एरिया डिस्टेंस होता है वो वाला फंडा यूज़ करेंगे। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ, एंड इस बार हम इस ग्राफ को थोड़ा ऐसे मोड़ देते हैं। यह है एक ट्रेपेजियम, तो एरिया अंडर द ग्राफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड
इंटू हाइट। इस ट्रेपेजियम के अंदर पैरेलल साइड्स ये है, एक ये वाली एंड ये ऊपर वाली, ये पैरेलल है एंड इसकी हाइट हो जाएगी ये सम ऑफ पैरेलल साइड यानी BE प्लस AO। हाइट है AD एंड OE इक्वल है एंड OE क्या है T, तो हम AD को कह सकते हैं T है एंड BE OC के इक्वल है, OC यानी V एंड जो ये AO है वो U के इक्वल है, तो ये हमें मिलेगा हाफ इंटू V प्लस U इंटू T। तो हमने पहली इक्वेशन को डेराइव करा था, वो थी V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो अगर हम U को V की तरफ भेज दें तो AT इज इक्वल टू V माइनस U हो जाएगा ना, एंड इस A को भी V माइनस U की तरफ भेज देते हैं तो ये A T के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड जाएगा तो ये क्या होगा, डिवाइड होगा, तो T इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन A एंड इस T की वैल्यू हम इस इक्वेशन के अंदर रख देते हैं, तो ये हो जाएगी हाफ इंटू V प्लस U इंटू V माइनस U अपॉन A। अब ये A 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो V प्लस U इंटू V माइनस U अपॉन 2 है। तो हमें एक आइडेंटिटी पता है A प्लस B इंटू A माइनस B होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो V प्लस U इंटू V माइनस U क्या होगा, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो हमें इक्वेशन मिलेगी S इज इक्वल टू हाफ इंटू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन 2A। तो अगर हम इस 2A को ऊपर भेज दें, इस साइड भेज दें, तो जब ये इस साइड जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। अगर इसे हम रीअरेंज करें तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS आ जाएगा। तो ये हमने थर्ड इक्वेशन को डेराइव कर लिया। इसके अंदर V है फाइनल वेलोसिटी, U है इनिशियल वेलोसिटी, A है एक्सेलरेशन एंड S है डिस्टेंस। तो इस वीडियो के अंदर हमने तीनों इक्वेशन को डेराइव कर दिया। इस वीडियो के अंदर हम मोशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखेंगे। हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहला स्टेप ये है कि हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। अच्छे से पढ़ने का मतलब हमें उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। लैंग्वेज को समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए, जैसे इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। इन्हें समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इस पॉइंट के ऊपर 0 मीटर पर सेकंड थी एंड हमें ये कह दिया कि 1 सेकंड के बाद में उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी, 2 सेकंड के बाद में उसकी वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकंड थी, 3 सेकंड के बाद में उसकी वेलोसिटी ये थी, 4 सेकंड के बाद में उसकी वेलोसिटी ये थी। तो अगर हमें पूछ ले कि उस ऑब्जेक्ट ने 3 सेकंड एंड 4 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, हमें एक टाइम इंटरवल दिया हुआ है 3 सेकंड एंड 4 सेकंड का। इस टाइम इंटरवल के स्टार्टिंग में जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी उसे हम इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे एंड इस टाइम इंटरवल के आखिर में जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी उसे हम फाइनल वेलोसिटी कहेंगे। तो 3 सेकंड पे जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है उसे हम इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे एंड 4 सेकंड के ऊपर जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है उसे हम फाइनल वेलोसिटी कहेंगे। एंड अगर हमें कुछ और टाइम इंटरवल दिया हुआ है, मान लो कि हमें कहा कि ऑब्जेक्ट चला 3 सेकंड तक, तो हमें ये क्या हुआ है कि ऑब्जेक्ट चलना शुरू हुआ एंड वो 3 सेकंड तक चला, तो जब वो चलना शुरू होगा तो वो 0 सेकंड से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे हमें टाइम इंटरवल मिल गया 0 से लेके 3 सेकंड का। तो जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 सेकंड के ऊपर थी वो थी इनिशियल वेलोसिटी एंड जो 3 सेकंड के ऊपर है वो फाइनल वेलोसिटी है। तो अगर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी जब ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू करा तो वो रेस्ट के अंदर था, चलना शुरू करा तो वो रेस्ट के अंदर था, यानी टाइम इंटरवल के स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट रेस्ट के अंदर था, तो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। एंड अगर कहीं पर कहा हुआ है कि ऑब्जेक्ट स्टॉप्स आफ्टर मोशन, यानी कि वो चलने के बाद रुक गया, यानी टाइम इंटरवल के एंड में ऑब्जेक्ट रेस्ट के अंदर होगा, उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। तो हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है ताकि हम उसकी लैंग्वेज को पकड़ सकें एंड उसके बाद में हमें जो भी दिया हुआ है एंड जो हमें निकालना है वो लिख लेना है। जैसे क्वेश्चन के अंदर इनिशियल वेलोसिटी u दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी v दी हुई है एंड टाइम t दिया हुआ है एंड हमें कहा है कि एक्सेलरेशन निकालो, तो हमें इन सब को ऐसे लिख लेना है एंड बाद में इक्वेशंस देखनी है कि किस इक्वेशन के अंदर ये सारी चीज़ें हमें मिल रही है। जैसे कि पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस 80, सेकेंड है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर एंड थर्ड है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। एंड अब हम चेक करेंगे कौन सी इक्वेशन के अंदर ये सारी चीज़ें हमें मिल रही है।
तो फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर हमें u मिल रहा है, v मिल रहा है, a मिल रहा है, t मिल रहा है। तो हम इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे एंड जब हमें इक्वेशन मिल जाए कि हम इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे तो हमें देखना है कि सारी चीज़ों की यूनिट एक होनी चाहिए। यूनिट का मतलब हो गया जैसे टाइम है, अगर कहीं पर टाइम सेकंड के अंदर है एंड कहीं पर टाइम मिनट के अंदर है तो हमें उस मिनट को सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना होगा, तभी हम उनके साथ कैलकुलेशंस कर पाएंगे। जब हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाए तो तुम्हें एक चीज़ पर ध्यान देना है कि उस रिजल्ट के साथ यूनिट होनी चाहिए। जैसे तुमने डिस्टेंस निकाला है, अगर मान लो कि डिस्टेंस आया 4 तो उसके साथ तुम्हें 4 मीटर लगाना है। तो लास्ट में तुम एक बार चेक कर लेना कि तुमने यूनिट लगाई है या नहीं लगाई। तो ये तो हो गए सारे स्टेप्स। अब कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन 5 सेकंड। हम हमारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो पहला स्टेप था रीड क्वेश्चन केयरफुली। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0। तो दूसरा स्टेप था कि जो दिया हुआ है एंड जो निकालना है उसे हमें लिखना है। तो हमें क्या गिवन है, पहली चीज़ गिवन है इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, तो u हो गया 0। एंड आगे दिया हुआ है विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन यानी a हो गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड हमें कहा है कि हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस को हम s से रिप्रेजेंट करते हैं एंड हमें डिस्टेंस निकालना है 5 सेकंड के बाद में, यानी टाइम भी दिया हुआ है। टाइम को t से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि है 5 सेकंड। तो अब हमें यूनिट्स को चेक करना है। जैसे कि इन सभी चीज़ों के अंदर अगर मैं टाइम की यूनिट देखूं, एक्सेलरेशन के अंदर टाइम क्या है, सेकंड के अंदर, एंड ये टाइम भी सेकंड के अंदर है। तो इन दोनों की यूनिट सेम है। अगर टाइम हमें मिनट के अंदर दिया होता तो हमें उस मिनट को सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना होता। अब अगले वाले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो इस स्टेप के अंदर हमें सारी इक्वेशंस लिखनी है। पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस 80, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो अब हम चेक करना है कि कौन सी इक्वेशन के अंदर हमें ये सारी चीज़ें मिल रही है। तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हमें u मिल रहा है, v मिल रहा है, a मिल रहा है, t मिल रहा है। पर अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पर s चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर तो s है ही नहीं, तो इसे हम यूज़ ही नहीं कर सकते। अब हम सेकंड इक्वेशन को चेक करते हैं। सेकंड इक्वेशन के अंदर हमें s मिल रहा है एंड इसके अंदर u है, t है, a है। तो इस इक्वेशन को हम यूज़ कर सकते हैं। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन के अंदर सारी वैल्यूज़ रख देते हैं। तो u है 0, a है 1 एंड t है 5। तो 0 के साथ 5 जब मल्टीप्लाई होगा तो हमें 0 मिलेगा, प्लस हाफ इंटू 1 इंटू 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 एंड 25 इंटू 1 25 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 2 एंड इसे डिवाइड करने पे हमें मिलेगा 12.5। एंड हमारा लास्ट स्टेप था कि हमें यूनिट चेक करनी है कि हमने यूनिट लगाई है या नहीं। तो हमने ये निकाला है डिस्टेंस एंड डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। तो ऑब्जेक्ट ने 5 सेकंड के अंदर 12.5 मीटर डिस्टेंस कवर करा। तो ये था इस क्वेश्चन का पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट देखते हैं। अब दूसरे पार्ट के अंदर लिखा हुआ है एट व्हाट टाइम वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर पर सेकंड। इसे तुम एक बार ट्राई करना एंड नीचे कमेंट कर देना एंड जो सबसे बेस्ट वे के अंदर आंसर देगा उसका कमेंट मैं पिन कर दूंगा, ताकि जिन्हें नहीं आता है वो उसे देख के समझ सके। तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन है ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ कार टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन इफ कार टेक्स 25 सेकंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम। तो इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि ये कार चल रही है एंड उस कार के ड्राइवर ने ब्रेक सप्लाई करा है। तो जब ड्राइवर कार के ऊपर ब्रेक सप्लाई करेगा तो कार के ऊपर एक नेगेटिव एक्सेलरेशन लगेगा एंड हमें दिया हुआ है कि वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। एंड जब उसने कार के ऊपर ब्रेक सप्लाई करे, मान लो कि इस पॉइंट पे उसने ब्रेक सप्लाई करे,
तो 25 सेकंड के बाद में वो कार रुक गई, यानी जब वो कार रुकी तो ये टाइम है 25 सेकंड। तो अब हमें बताना है कि इस कार ने इस टाइम इंटरवल के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा। तो हम हमारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ कार स्टॉप्स आफ्टर मोशन, यानी कार चलने के बाद रुक गई। चलने के बाद रुक गई तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो हम गिवन के अंदर लिख सकते हैं, तो हमें गिवन क्या है, फाइनल वेलोसिटी, जिसे हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि है 0। एंड हमें एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है, जो कि है -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड टाइम भी दिया हुआ है, जो कि है 25 सेकंड। एंड हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डिस्टेंस, जिसे हम s से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हमें एक इक्वेशन चाहिए जिसे हम s निकालेंगे। तो ये हमारे सारी इक्वेशंस। इन इक्वेशन के अंदर हम चेक करते हैं कि किस इक्वेशन के अंदर हमें सारी चीज़ें मिल रही है। तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हमें v मिल रहा है, a मिल रहा है, t मिल रहा है, पर हमें निकालना है s, जो कि इसके अंदर है ही नहीं। सेकेंड इक्वेशन के अंदर हमें s मिल रहा है, पर उसके अंदर हमें u चाहिए, u यानी इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। तो अगर हम किसी तरीके से u निकाल लें तो हम इस इक्वेशन का यूज़ करके s निकाल सकते हैं। तो हम u फर्स्ट वाली इक्वेशन से निकाल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर v है, u है, a है, t है। एंड हमें v, a, t क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हैं। फर्स्ट इक्वेशन है v = u + at। एंड हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, u + at = v। एंड जब हम at को इस साइड भेजेंगे तो u = v - at हो जाएगा। तो अब वैल्यूज़ रख देते हैं। तो v की वैल्यू है 0 एंड a है -6 एंड t है 25। तो 6 × 25 क्या हो जाएगा, 150। एंड ये 150 नेगेटिव है एंड इसके बाहर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो u आ जाएगा 150 मीटर पर सेकंड। तो हम सेकंड इक्वेशन का यूज़ करके s निकाल सकते हैं, पर हम थर्ड इक्वेशन का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि थर्ड इक्वेशन के अंदर भी s है एंड हमारे पास v है, u है एंड a है। तो थर्ड इक्वेशन है v² - u² = 2as। तो v यानी फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0। u जो अभी हमने निकाला वो है 150। तो 0² - 150² = 2 × a। a है एक्सेलरेशन, जो कि है -6 एंड s है, जो कि हमें निकालना है। तो 0 का स्क्वायर 0 - 150 का स्क्वायर, 150 का स्क्वायर होता है 22500। तो ये हो गया -22500 = 2 × -6 यानी -12s। इस -12 को नीचे ला सकते हैं, ये माइनस एंड ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे एंड हमारे पास आंसर आ जाएगा 1875 मीटर। तो उस कार ने 25 सेकंड के अंदर 1875 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करा था। तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, अ साइक्लिस्ट goes once around a circular track of diameter 0.5 meter in 5 minutes. Calculate the speed. तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सर्कुलर मोशन पढ़ना पड़ेगा। तो जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के अंदर घूमता है तो उस वक्त वो सर्कुलर मोशन के अंदर होता है। जैसे ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है सर्कुलर पाथ के अंदर, तो ये सर्कुलर मोशन के अंदर है। एंड अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर इन द सेंस इसके साथ न्यूमेरिक वैल्यू एंड डायरेक्शन दोनों है। तो ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन के अंदर है। इस पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ये है एंड इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ये है एंड इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ये है। तो अगर इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी न्यूमेरिक वैल्यू एंड डायरेक्शन से बनी हुई होती है। तो इस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, यानी इसकी वेलोसिटी भी हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है एंड हम जानते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है, भले ही इसकी स्पीड के अंदर कुछ चेंज ना आ रहा हो, पर इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसी वजह से ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर है। तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन बट विथ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक एक्सेलरेशन लग रहा है पर वो यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर है, यानी उसकी स्पीड के अंदर कुछ चेंज नहीं आ रहा।
तो एक बार तुम सोचो कि कब एक ऑब्जेक्ट की स्पीड तो यूनिफॉर्म होती है पर उसके ऊपर एक्सेलरेशन लगता है। तो इसका आंसर होगा सर्कुलर मोशन। तो जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन के अंदर घूमता है तो क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, जब डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी भी चेंज होगी एंड चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है। तो अगर स्पीड के अंदर चेंज आए या ना आए, पर क्योंकि डायरेक्शन के अंदर चेंज आ रहा है तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक एक्सेलरेशन लग रहा है। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब आगे चलता है। तो मान लो कि इस ऑब्जेक्ट ने ये पूरा चक्कर टी टाइम के अंदर लगाया एंड इस सर्कल का रेडियस है आर। तो अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा, ये क्या है, सर्कमफेरेंस। इस सर्कल का सर्कमफेरेंस है एंड हमें सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पता है जो कि है 2πr एंड इसने टाइम कितना लिया t, तो 2πr अपॉन t। तो ये है स्पीड का फॉर्मूला जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन के अंदर होता है। तो अब हम हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था कि एक साइकिलिस्ट एक सर्कुलर ट्रैक का पूरा राउंड लगाता है एंड उसने टाइम लिया था 5 मिनट एंड इस सर्कुलर ट्रैक का डायमीटर है 0.5 मीटर। तो हमें बतानी है स्पीड। तो इस सर्कुलर ट्रैक का डायमीटर है 0.5 मीटर एंड इसका रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ, डायमीटर यानी 0.5 डिवाइडेड बाई 2 रेडियस आ जाएगा एंड इसने टाइम लिया 5 मिनट। इस 5 मिनट को हम सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो 5 मिनट के अंदर 5 इंटू 60 सेकेंड्स होंगे, यानी हमारे पास टाइम आ जाएगा 300 सेकेंड्स। एंड स्पीड का फॉर्मूला क्या था, 2πr अपॉन t। तो इसके अंदर हम वैल्यूज़ रखते हैं। तो 2 इंटू पाई को पाई रखते हैं एक बार, मल्टीप्लाइड बाई रेडियस था 0.5 अपॉन 2 एंड इस पूरे को डिवाइड करते हैं टाइम से, टाइम है 300 सेकेंड। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा 0.5 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 300 एंड पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो 0.5 इंटू 3.14 हो जाएगा 1.57 डिवाइडेड बाई 300 एंड इसे कैलकुलेट करने पे हमें मिलेगा 0.00523 मीटर पर सेकेंड। इसे देख के ये बात तो पक्की है कि साइकिलिस्ट बहुत धीरे चल रहा था, पर हमने हमारे चैप्टर को कंप्लीट कर दिया।